छोटे छोटे फॉर्मूले, इन पर ऑब्जेक्टिव हो आते हैं। ध्यान रखना है कि जो भी अणु संख्या गुणधर्म है, मैंने अलग से लिखे हैं इस फॉर्मूले, अणु संख्या गुणधर्म में कौन कौन आते थे? क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, परासरण दाब, और एक था वाष्प दाब में अवनमन। क्या था? वाष्प दाब में अवनमन। वो सीधे सीधे विलेय पदार्थ के कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं, या तुम कह सकते हो विलेय के आयनों की संख्या के समानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी क्या क्या? डेल्टा टीएफ क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा मतलब डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन, डेल्टा टीएफ हिमांक अवनमन, पाई को परासरण दाब बोलते हैं, इसे हम वाष्प दाब में अवनमन, और ये सीधे सीधे विलेय पदार्थ के कणों की संख्या के समानुपाती। फॉर्मूला ध्यान रखना, क्वथनांक और परासरण दाब। ठीक है, मतलब परासरण दाब मैंने ऊपर लिख दिया, फिर समझ लो क्वथनांक और परासरण दाब सीधे सीधे आयनों की संख्या या कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। हिमांक और वाष्प दाब कणों की संख्या के उल्टे होते हैं। अब तुम इसे समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऑब्जेक्टिव तुम्हें मिल जाएंगे। देखो मैंने एक दो ऑब्जेक्टिव लिख भी रखे हैं, जैसे इकरा अधिकतम क्वथनांक होगा। क्या पूछा है? अधिकतम क्वथनांक होगा। ये सारे पदार्थ हैं, यूरिया, NaCl और K2SO4 और ऑल, मतलब ऑल में सब में कोई एक नहीं है। इनकी कंसंट्रेशन सेम दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछ रहा है क्वथनांक क्या अधिकतम होगा। क्वथनांक क्या है? कणों की संख्या के समानुपाती। तो अब ध्यान रखो, इनमें से कौन सी चीज आयनों में टूटेगी, पहले तो ये देखो, और जिसके ज्यादा आयन बनेंगे, ठीक है, उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, क्योंकि संख्या के समानुपाती है। तो अब तुम ध्यान से देखो जरा, यूरिया आयनों में नहीं टूटता, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आयनों में नहीं टूटेगा। NaCl 2 आयन देगा और K2SO4 3 देगा, क्योंकि सांद्रता समान है, तो जो ज्यादा देगा उसे देख लो। तो इसके 2 बनेंगे, इसके 3 बनेंगे, इसमें कुछ है ही ना, तो इसका मतलब है सीधे सीधे इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। समझे? अगर मैं इसी में मुझसे कोई पूछ लेता है हिमांक किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान से देखो, हिमांक है आयनों की संख्या का उल्टा, तो हिमांक इनमें सबसे ज्यादा यूरिया का होगा। क्यों? तो जो आयनों में टूट जाएगा, जितना ज्यादा आयन देगा उतना ही हिमांक घट जाएगा, और ये तो आयनों में टूटेगा ही ना, तो इसका हिमांक ज्यादा होगा। समझ रहे हो? हिमांक आयनों की संख्या का उल्टा, तो इनमें से आयन नहीं देगा ये, इसलिए इसका हिमांक ज्यादा होगा। क्वथनांक आयनों की संख्या के समानुपाती, तो ये आयन ज्यादा देगा, इसलिए इसका क्वथनांक ज्यादा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये तुम्हें ध्यान रखने हैं ऐसे सवाल। और बोर्ड के उसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सवालों में जो किताब में है, मैं उन्हें करवाऊंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो इस साल जो बोर्ड का पेपर आया, मैं उसके कुछ सवाल तुम्हें दिखा। देखो ये बोर्ड का पेपर है, अभी मैं मेरे पास था इस बार, तो देखो इस विलियन वाले पार्ट में से क्या क्या सवाल है। देखो पहला सवाल ये रहा, दूसरा ऑब्जेक्टिव यही है, हिमांक का अवनमन समानुपाती होता है, जो मैंने तुम्हें अभी बताया। विलियन के मोल अंश के, बिल्कुल गलत है, विलियन से इसका कोई मतलब नहीं है। विलियन की मोलरता के, नहीं, विलियन की मोललता के, विलायक की मोललता के। सही है। अब ध्यान रखना, हिमांक अवनमन, देखो क्वथनांक उन्नयन, हिमांक अवनमन, ये सब क्या है? इस सीधे सीधे फॉर्मूला तुम कल से या परसों से देख रहे हो, डेल्टा TF लिखते हो या डेल्टा TB लिखते हो, समानुपाती M के। M क्या थी? मोललता। अरे डेल्टा TF बराबर क्या है? KB इंटू M क्या है? मोललता। तो यहाँ सीधा सीधा ये है विलियन की मोललता के। तो डेल्टा हिमांक का अवनमन का समानुपाती विलियन की मोललता के, जो तुम लिखते हो डेल्टा TB बराबर KF इंटू M, या डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। तो M के विलियन की मोललता के समानुपाती होता है। ये एक तो सवाल इसमें से ये आया इस बार, और एक न्यूमेरिकल आया, मैं न्यूमेरिकल दिखा दे रहा हूँ तुम्हें। न्यूमेरिकल बड़ा आसान है, ये रहा, देखो देखो सवाल बिल्कुल ये रहा, 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया। ठीक है, नेफ्थलीन दे दिया, यानी ये विलेय हो गया, ये विलायक हो गया, जिसका MP 80.1 डिग्री सेल्सियस और हिमांक में अवनमन 0.86 डिग्री सेल्सियस, नहीं 68 डिग्री सेल्सियस प्रेषित किया गया। समझे? अब बात को समझो, सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए, नेफ्थलीन का KF इतना। अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे इसमें? पहली बात तो ये कि सल्फर आयनों में नहीं टूटेगी, इसलिए आई की यहाँ जरूरत नहीं है, ये बात समझ लो तुम अच्छी तरह से। फॉर्मूला लगेगा यहाँ डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF कितना है? ये रहा 0.86, अवनमन है ये, तो डेल्टा TF हो गया। सही है। चलो मैं इसको कैलकुलेट करके वैल्यू रख के दिखा दे रहा हूं तुम्हें, तुम अपना आप कैलकुलेशन कर लो इसकी। डेल्टा यानी फॉर्मूला लगेगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M।
डेल्टा टीएफ है 0.680। केएफ की वैल्यू दे रखी है सवाल में, देखो केएफ की वैल्यू दे रखी है 6.8 और एम है मोलल था। मोलल था क्या होती है? ग्राम में मात्रा। कितनी है ग्राम में मात्रा? विलेय की 25.6। अणु भार के लिए यहाँ एम बना लो, सही है, एम एस कर लो जैसे सल्फर का अणु भार आ जाए। इनटू विलायक का भार, विलायक कितना? 1000 और यहाँ कितना रखोगे ऊपर? 1000। क्यों? क्योंकि ग्राम में दे रखा है, इससे तो कट ही जाना है। बस यहाँ से एम एस निकाल लो। एम एस कैसे आएगा? 6.8 इंटू 25.8 और 0.68 इतना आ गया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ एक पॉइंट बढ़ाओ और ये तो चलो छोड़ो, ये पॉइंट बढ़ाओ, जीरो से जीरो कट गई, ठीक है। इससे ये पूरा कितना बार करता है? 10 बार। तो एम एस कितना आ जाएगा? 10 गुणा 25.6 और 10 की गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 256। बिल्कुल सही है, अणु भार भी सल्फर का इतना ही होता है। ये इस बार का न्यूमेरिकल था, इसमें मैंने बता दिया। समझ में आई बात? डेल्टा टीएफ दे रखा है। फिर दोबारा सवाल देखना चाहो देख लो। इतने ग्राम सल्फर को 1000 में घोला गया, जिसका एमपी इतना है, और हिमांक में अवनमन इतना हुआ। सल्फर के अणुभार की गणना करो। तो हमें फॉर्मूला लगाते हैं KF इक्वल टू एम इंटू आई, मतलब KF इंटू एम। हमें डेल्टा टीएफ कितना? 0.68। KF कितना हो गया? 6.8। और ये 25 बटे एम एस 1000 कट कटा आ जाएगा 256। ठीक है, तो ये सवाल इस बार इसमें आया, जो आया था इसमें। ठीक, अच्छा, अब इसमें एक छोटा सा एक लॉ है जिसे हम बोलते हैं हेनरी लॉ। वो रह गया है, शायद मैं नहीं बताया हूँ, उसे मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ। हेनरी लॉ है एक। वो हेनरी लॉ का मतलब ये है कि गैसों की जल में विलेयता के लिए हेनरी ने एक लॉ दिया है, वो समझो तुम जरा। देखो, गैसें जल में घुल जाती हैं, ये बात तुम्हें पता है ना। और कोई भी गैस पानी में घुलती है तो उसके लिए हेनरी का लॉ ये है, सीधे सीधे सिंपल सी भाषा में लिख दिया, ये दाब का प्रभाव है, हेनरी का नियम है, सही है। इस नियम के अनुसार, ये बहुत सारी किताबों स्टार्टिंग में मिल जाएगा, मैं लास्ट में बता दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है। इस नियम के अनुसार नियत ताप पर यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाएगा। गैसों की ग्राम मात्रा, ग्राम मात्रा का मतलब कितनी ग्राम में गैस घुलेगी, जो कि द्रव में घुलनशील हो। गैस कैसी हो? घुलनशील, ऐसी ना हो कि उसके साथ कोई प्रोडक्ट बना ले। समझ गए हो? जैसे मान लो NH3 पानी में घोलोगे, NH4OH बना लेगा तो फिर उसका कहानी खत्म। ऐसी गैस हो जल में घुलनशील हो, बस कोई प्रोडक्ट ना बनाए। द्रव में घुलनशील हो, वह लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। मतलब समझ रहे हो? मतलब इस कंटेनर में मैंने कंटेनर बनाया है, इस कंटेनर में गैस कोई द्रव भरा है, उसमें गैस को डाला गया है, तो कितनी ग्राम गैस इसमें घुलेगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि हमने प्रेशर कितना डाला है। अगर हम ज्यादा प्रेशर डालेंगे प्रेशर से, ज्यादा गैस इसमें घुल जाएगी, और अगर प्रेशर हम कम लगाएंगे तो कम घुलेगी। ये हेनरी का लॉ है। अब उसने सीधा सीधा कहा है कि जो गैस का जो द्रव्यमान है, कितनी गैस पानी में घुलेगी या किसी विलायक में घुलेगी, वो सीधे डिपेंड करेगी उसके प्रेशर पर। तो सीधा सीधा एम प्रोपोर्शनल है पी के। तो एम इक्वल टू हो जाएगा के इंटू पी, की का मतलब कांस्टेंट। और कभी भी के कैलकुलेट किया जाएगा तो एम अपॉन पी आ जाएगा, तो इसलिए के की यूनिट होगी ग्राम पर एटीएम। उस ग्राम पर एटीएम के की यूनिट से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। इसको चाहो तो उल्टा भी लिख सको भाई, या तो ये लिख दो कि एम प्रोपोर्शनल पी के, या ये लिख दो पी प्रोपोर्शनल एम के, कि जितना पी लगाया जाए बढ़ेगा उतना एम बढ़ जाएगा, एम उतनी गैस ज्यादा खुल जाएगी। तो पी प्रोपोर्शनल एम, तो पी बराबर के इंटू एम। अब के निकालोगे तो पी अपॉन एम, यानी एटीएम पर ग्राम। तो हमें ध्यान रखना है कि मान लो न्यूमेरिकल के लिए कि ये फॉर्मूला लगेगा, ये क्यों? क्योंकि ये एटीएम अपॉन ग्राम है, तो इसका मतलब पी अपॉन एम, मतलब ये फॉर्मूला। अगर ग्राम अपॉन एटीएम है तो ये फॉर्मूला। अच्छा, इसी फॉर्मूले को गैस के मोल के साथ भी जोड़ दिया गया, मोल प्रभाज के साथ। ये मैंने लिखा है SG, गैस के मोल प्रभाज। भिन्न से गैस मोल प्रभाज से मतलब है, मोल भिन्न से मतलब मोल प्रभाज या मोल भिन्न एक ही बात है। इसका भी यही मतलब है, तुम अगर मोल की टर्म में देना चाहो, मोल प्रभाज की टर्म में, तो ये ऐसे ही हो जाएगा कि किसी भी गैस का जो नियत ताप पर मोल प्रभाज है किसी द्रव में, वो लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। तो ये क्या है? मोल प्रभाज है, वो सीधे सीधे पी के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ जो है एक्स, वही पुरानी बात है, मोल प्रभाज हो जाएगा। उल्टा चाहो तो ऐसे लिख लो, पी प्रोपोर्शनल मोल प्रभाज। और जब मोल प्रभाज लिखोगे तो यहाँ ध्यान रखना, जो कांस्टेंट है उसकी जगह के की जगह के एच लिख दिया, एच का मतलब हेनरी कांस्टेंट। तो पी इक्वल टू के एच इंटू इंटू एक्सजी, एक्सजी का मतलब गैस का मोल प्रभाज, वहां गैस की मात्रा है एम जो है, तो के एच बराबर पी अपॉन एक्सजी आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। मतलब हेनरी का नियम क्या है कि किसी भी द्रव में गैस की जो विलेयता है या घुलनशीलता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि कितना प्रेशर अप्लाई ज्यादा किया है। यदि प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो ज्यादा घुलेगी, और प्रेशर कम रहेगा तो कम घुलेगी। ये हेनरी का नियम है, ठीक है।